सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी। जैसा कि हमने अभी तक के प्रकरणों में पढ़ा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत, स्किनर आदि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को। उसके बाद हमने जाना अभिप्रेरणा कि उसके प्रकार और उसके तात्पर्य को। जो भी हम इन प्रकरणों में से जान पाए, समझ पाए, वह किसके माध्यम से? बता सकता है कोई? जी महोदय, एक बार प्रश्न बोलिएगा। जैसे कि हमने अभी तक थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को पढ़ा था, पावलोव के सिद्धांतों को पढ़ा, स्किनर आदि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जाना कि अभिप्रेरणा क्या है, उसके तात्पर्य और उसके प्रकार को। जो भी हम अभी तक जान पाए हैं, वे किसके माध्यम से जान पाए हैं? अधिगम। मुख्य माध्यम क्या है इस चीज का जानने का? बुद्धि। जी, बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? आप बुद्धि के बारे में क्या क्या जानते हैं? चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आज जो मेरा प्रकरण है वो है बुद्धि। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि बुद्धि क्या है। तो मैं अपनी पीपीटी आपको शेयर करता हूँ। पीपीटी दिख रही है आपको? जी महोदय। मैं अपना प्रकरण प्रारंभ करता हूँ। दैनिक जीवन में व्यक्तियों के द्वारा बुद्धि को एक सामान्य शब्द के रूप में तथा कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हर बालक का आचार विचार अलग अलग होता है, रहन सहन अलग अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। जो भी ये सब चीजें हैं, इनका जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होती है बुद्धि। क्योंकि बालक की मानसिक योग्यता तथा उसकी उपलब्धि पर उसकी बुद्धि का ही प्रभाव पड़ता है। बालक के मन में धर्म में एक मात्रात्मक विशेषता को संदर्भित करती है, जो कि व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसा कि एक अध्यापक जब कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो वह उनको इतनी सरलता पूर्वक पढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हर विद्यार्थी को उसका पढ़ाया हुआ समझ आ जाए। क्योंकि हर विद्यार्थी की सोचने की क्षमता, बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है और बालक की और शारीरिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य या मापने योग्य नहीं होती है। हम किसी का शरीर देखकर उसकी बुद्धि का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गोरा है, मोटा है, लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुद्धिमान है। किसी का शरीर देख के उसकी बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता। बुद्धि व्यक्ति की एक सार्वभौम शक्ति होती है, जो उसे ध्येय युक्ति कार्य करने यानी ध्यान से किसी कार्य को करने के लिए, तर्कपूर्ण चिंतन करने के लिए तर्क करके, चिंतन करके और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है कि वातावरण के साथ भी अपने अनुकूल चल सके। अर्थात जो भी हम तर्क करते हैं या सोचते हैं या अपनी बुद्धि के आधार पर किसी परिस्थिति से जूझते हैं और उस परिस्थिति में यदि हम सफल भी हो जाते हैं, तो उसका संबंध किससे होता है? कोई मेधावी बालक है, कोई प्रभावी बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई बुद्धिमान बालक है। अर्थात जो बुद्धि है वो क्या है? वो एक सार्वभौमिक शक्ति है, क्योंकि जिसका संबंध हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। जैसा कि आप और हम सभी कर रहे हैं, एक उत्तम शिक्षक बनने के लिए ज्ञान अर्जित, यानी कि बुद्धि जो है वो हमारे हर कार्य को करने में हमारी सहायता करती है। बुद्धि तो बुद्धि के मुख्य वैसे दो अंग माने जाते हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति यानी जो भी हम स्मरण करते हैं वह स्मृति है। अर्थात हमने कक्षा 7 में या कक्षा 8 में जो पुस्तक पढ़ी होती है, जब उसी पुस्तक को हम शास्त्री या आचार्य में पढ़ते हैं, जैसे बीए और एमए में, तो जो भी हमने पढ़ा, जब हम उस पुस्तक को दोबारा पढ़ रहे हैं तो हमें स्मरण होने लग जाता है कि हमने इस पुस्तक में इतने श्लोकों को याद किया था, ये इसमें इसके कथासार ऐसा ऐसा था,
जो भी हम जान पाए उस चीज को, वो किसके कारण है? स्मृति के कारण। जो भी हमें स्मरण हुआ वह किसके कारण? बुद्धि के कारण। दूसरा है हमारा अनुभव। जो भी कार्य हम पर डे करते रहते हैं उससे हमें क्या होता है? उसका क्या हो जाता है? हमें अनुभव हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, जब हमने श्रीमद् भगवत गीता को सर्वप्रथम पढ़ा तो हमें उसको पढ़ने में अशुद्धि हुई और बहुत ज्यादा समय भी उसको पढ़ने में हमको लगा। पर जब हमने उसको रोज पढ़ना आरंभ किया, रोज उसका अभ्यास किया, तो हम रोज रोज अभ्यास करते करते हमें उसको पढ़ने का क्या हो गया? अनुभव हो गया और उसको हम अच्छे से पढ़ पाए। जो भी हमको अनुभव हुआ वह किसके माध्यम से हो पाया? बुद्धि के माध्यम से हो पाया। और जो बुद्धि होती है वो वातावरण के अनुसार बदलती रहती है कि हम जैसे वातावरण में रहेंगे हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। हम अच्छे वातावरण में हैं, अच्छे लोगों के साथ है तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, और वहीं हम गलत लोगों के साथ है, गलत वातावरण में है तो हमारी बुद्धि उसके विपरीत हो जाती है। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है उसमें सबसे ज्यादा असर यदि किसी चीज का पड़ रहा है तो वो है हमारे वातावरण का। क्योंकि कोई पढ़ने वाला बालक है, यदि वह शोरगुल वातावरण में पढ़ रहा है तो वह ईयरफोन लगा के पढ़ने लग जाता है, क्योंकि जो बुद्धि है वो वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। और अगर बुद्धि शब्द को जाने तो बुद्धि शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। उनका मानना था कि बुद्धि का मतलब यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति हस्तपुष्ट है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वही वो व्यक्ति बुद्धिमान है, नहीं, बल्कि बुद्धि का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति में, कैसी स्थिति में कौन व्यक्ति क्या करे? सरलता पूर्वक समाधान कर सके, वह बुद्धिमान है। और जो बुद्धि परीक्षा यानी बुद्धि की सर्वप्रथम जिसने परीक्षा की वो थे अल्फ्रेड बीने, क्योंकि 1905 में अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि को मापने का सफल प्रयास किया था। अब बुद्धि के संदर्भ में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जिनमें से जो मुख्य परिभाषाएं थी वो है सर्वप्रथम वुडरो। इनका कहना था, ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, इनका कहना था बुद्धि कार्य करने की विधि है, अर्थात विधि यानी मेथड। जिस प्रकार हम भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? सामग्रियों को क्रमशः यानी विधिवत डालते हैं, तो इसी प्रकार जो बुद्धि होती है वो भी किसी भी कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेथड यानी विधि के रूप में कार्य करती है। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसका सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, कर्म से उस कार्य को करते हैं, जो बुद्धि के माध्यम से ही संभव होता है। दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक है वुडरो। ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, अर्थात जिस प्रकार कोई छोटा बालक अपने परिवार में रहकर समस्त गतिविधियों का अनुकरण करता है तो यह बुद्धि से ही संभव होता है। जैसे कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम बालक को बार बार उस मेहमान को दिखाकर संबोधित करवाते हैं कि इसको चाचा बोल, चाचा बोल, चाचा बोल। तो वह जब हम बार बार इस शब्द का अनुकरण करते हैं तो बालक के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है, तो वह बालक जब भी उस व्यक्ति को देखता है तो चाचा करके ही उसको संबोधित करता है। तो जो ये शब्द का प्रयोग करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान गया वो किसके अनुसार गया? बुद्धि के अनुसार गया, क्योंकि बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बीने। ये फ्रांस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि की परिभाषा को संदर्भित करते हुए कहा कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं पर डे, जैसे कि हमको पता है कि हमने भोजन करना है, शयन करना है, स्नान करना है, अध्ययन करना है, तो ये सब बुद्धि के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बुद्धि को पता है कि हमारा भोजन करने का टाइम हो गया तो हम भोजन करने चले जाते हैं। बुद्धि ये जानती है कि हमारा अध्ययन करने का समय हो गया तो हम स्वयं अध्ययन करने चले जाते हैं। जो भी हम ये जो निजी कार्य कर पाते हैं वे बुद्धि के माध्यम से ही कर पाते हैं। और बुद्धि जो है वो व्यवहार को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, आचरण करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं?
बुद्धि के माध्यम से करते हैं, ताकि वो व्यक्ति भी हमको देख के क्या बोलता है, कोई समझदार बालक है। तीसरे चौथे हमारे मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। ये भी अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। अर्थात जब की सत्यता की जांच करते हैं तो वो क्या बुद्धि के माध्यम से ही संभव होती है। जैसे कि हमने दुकान से एक पेन खरीदी तो हम उस पेन को सर्वप्रथम लिखने कर चेक करते हैं कि वह पेन चल रही है या नहीं है। जो भी हमने उसकी क्या की जांच की वह बुद्धि के माध्यम से की। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ज्ञान के विषय में सत्यता की जांच करना ही बुद्धि कहलाता है। निष्कर्ष, जो भी अभी तक हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा उससे हमने जो समझा वो सरलता भाषा में कहें तो बुद्धि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व के ज्ञान को, सोचने को, समझने को या तर्क को और निर्णय की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। और बुद्धि केवल जानकारी तक सीमित नहीं होती कि हमने किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर ली तो बुद्धि वहीं तक सीमित है, नहीं, बल्कि बुद्धि जो हमारे अनुभवों से, हमारे समाज के वातावरण से और पर्यावरण के अनुकूल के माध्यम से क्या होती रहती है, विकसित होती रहती है। अर्थात जो बुद्धि है वो व्यापी है, सतत है और तर्क करने योग्य होती है। धन्यवाद।